नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर एपी सिंह। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूं पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला के इस चैनल पर और उस सीरीज पर जो अपने आप में प्रथम है, लॉ सेमेस्टर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। तो हम लोगों ने यूनिट 1 पढ़ लिया, यूनिट 1 समझ लिया, बीएनएसएस का क्या ऑब्जेक्टिव है, बीएनएसएस का क्या एक्सटेंट है, बीएनएसएस में क्या बदलाव हुए। मूविंग फॉरवर्ड टू द यूनिट सेकेंड विच इज अबाउट अरेस्ट। तो ये हमारा पहला लेक्चर होगा, यूनिट 2 पर होगा। और बेटा जो लॉ सेमेस्टर का सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर ही इसे डिजाइन किया गया है। तो एक बार आप जल्दी से देख लें इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। मेजर पोर्शन मैं कवर करा दूंगा, पूरा पोर्शन बैचेस में कवर हो जाएगा क्योंकि वहां हमारे पास समय रहता है। ये आपको अपने लॉ सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस के लिए जरूर पढ़ लेना है। Ensuring accused presence for investigation, inquiry and trial। मैंने आपको बताया था क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन की 3 स्टेज होती है। कैन अ मजिस्ट्रेट अरेस्ट अ पर्सन, कैन अ प्राइवेट पर्सन अरेस्ट। ठीक है, तो यूनिट 2 जो है वो इस मैटर इन इशू के इर्द गिर्द घूमता है कि ये जो आरोपी है, ये जो अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, इसकी प्रेजेंस को कैसे एंश्योर किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, ट्रायल में। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अरेस्ट, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, और इससे इंसिडेंटल जितने भी मैटर होंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपके लिए एक सवाल भी फ्रेम किया जो सामान्यतः आपके अगर पीवाईक्यू वगैरह का अध्ययन आप करेंगे, रिव्यू करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए क्या पूछा जाता है फैकल्टीज में हमारी लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय अरेस्ट? व्हेन कैन अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट and without a warrant can a magistrate also arrest a person when a private person may arrest। ठीक है, इस तरीके से छोटे सवाल, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स को हमने मिलाकर एक सवाल बनाया। आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट समझ लो, अरेस्ट को समझ लो, बस खत्म हो गया। क्या जरूरत है इस बात के लिए परेशान रहने की लॉ फैकल्टी में पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो गिरफ्तारी है, ये जो टर्म है अरेस्ट, बेटा ये क्या होता है? बेसिकली ये एक एप्रीहेंशन है। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैं आपसे कहूंगा एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन बाय लीगल अथॉरिटी विद और विदाउट वारंट रिजल्टिंग इनटू द डेप्राइवेशन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। एप्रीहेंशन कौन कर रहा है? एप्रीहेंशन बेटा लॉफुल अथॉरिटी कर रही है, लीगल अथॉरिटी कर रही है। और जब लीगल अथॉरिटी एप्रीहेंशन कर रही है, उस एप्रीहेंशन से क्या हो रहा है, क्यों इतनी हाय तौबा मची है? अरे भैया उस एप्रीहेंशन से आर्टिकल 21 एंड 22 जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल राइट है, लाइफ एंड लिबर्टी, डिग्निटी, और जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 में दिए हुए हैं वो वायलेट हो रहा है ना कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अरेस्ट डायरेक्टली बेटा आर्टिकल 21 एंड 22 से जुड़ा हुआ है। एक और विषय है जो आपको जरूर समझना चाहिए, जब मैं अरेस्ट की बात करता हूं तो किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? अरे पुलिस गिरफ्तार ही ना करे, क्या जरूरत है सैकड़ों जजमेंट की, क्या जरूरत है सेफगार्ड की, क्या जरूरत है बीएनएसएस के नए इनकॉर्पोरेशन की? देखो भैया, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा इसलिए जरूरी होती है, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, यदि वो व्यक्ति गिरफ्तार ना हो तो इन्वेस्टिगेशन इफेक्टिवली नहीं कंडक्ट की जा सकती। प्रभावी अन्वेषण को जारी रखने हेतु यह अत्यंत आवश्यक हो उठता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो जिसके ऊपर आरोप लगा है। सो फॉर फेयर, फॉर इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन समटाइम्स अरेस्ट इज नेसेसरी। दूसरा विषय क्या है? बहुत बार गिरफ्तारी इसलिए भी पुलिस के द्वारा की जाती है कि जिस व्यक्ति पर आरोप है, जो अभियुक्त है, वो और अपराध ना करे, वो अपराध से जुड़े जो विटनेस हैं उनको बेटा डराए ना, इंड्यूस ना करे, थ्रेट ना करे, प्रॉमिस ना करे, सबूतों के साथ छेड़खानी ना करे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट है गिरफ्तारी का कि भैया इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो क्योंकि इसे कोर्ट के सामने इस व्यक्ति को प्रस्तुत करना है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ऑल दो ये पुलिस इंश्योर कर ले कि अरे यार ये बड़ा सम्मानित व्यक्ति है, इसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, जब बुलाएंगे ये कोर्ट में आ जाएगा, तो कहा जाता है मत गिरफ्तार करो। तो मैंने आपको प्राइमोर्डियल 3 कारण बताए कि अरेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है।
इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस व्यक्ति को दोबारा अपराध से रोकने के लिए, सबूतों के साथ कोई छेड़खानी ना हो, गवाहों को कोई डराए धमकाए ना, उस लिए, और उस व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है, किया गया है, उसकी उपस्थिति को कोर्ट में एंश्योर करने के लिए। तो जब भी आप बीएनएसएस को पढ़ेंगे, अरेस्ट से जुड़े डिफरेंट प्रोविजंस को पढ़ेंगे, आपको बेटा तमाम सेफगार्ड्स मिलेंगे। वो सेफगार्ड्स केवल इसलिए बीएनएसएस में हैं क्योंकि आर्टिकल 21 एंड 22 वायलेट होता है। जो लाइफ है, जो लिबर्टी है, जो डिग्निटी है, वो वायलेट होती है। चलिए मैं आगे चलता हूं। ये रिजोल्यूशन है, ये सवाल है, इसका आंसर भी मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। मैं पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, ये कंटेंट दे दूंगा, आपके डाउट को दूर कर दूंगा, और क्या चाहिए। ठीक है, तो चलिए। अरेस्ट मैंने लिखा भी आपके लिए। अरेस्ट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ टेकिंग पर्सन into custody by lawful authority to ensure their presence during investigation or trial। मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता provides a comprehensive framework under section 35, 36, 29, 40 and 41 to govern the procedure and condition for arrest। तो ये जो सारे सेक्शन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत बेसिक हैं, अरेस्ट से जुड़े हुए हैं, इन्हें आपको बेटा याद करना पड़ेगा। These provisions aims to maintain a balance between protecting individual rights and enabling effective law enforcement। इसीलिए किसी एजुकेटर के साथ पढ़ने में बहुत फायदा होता है। ये जो है ये बेसिकली डीके बसु में कहा गया। जस्टिस आनंद का ये ऑब्जर्वेशन था कि भैया अरेस्ट के साथ सेफगार्ड इसलिए जोड़ना है, हम पुलिस को मना नहीं कर रहे हैं आप गिरफ्तार मत करो, बस गिरफ्तारी के साथ अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर लो, गिरफ्तारी के साथ ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर लो, बस करो गिरफ्तार, क्या दिक्कत है। तो एक तरफ हम सोसाइटियल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक तरफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पुलिस के पास गिरफ्तारी की ताकत है, लेकिन पुलिस उस ताकत को अकाउंटेबिलिटी के साथ एक्सरसाइज करेगी तो इंडिविजुअल राइट भी बेटा क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। दोनों ही पावर, दोनों ही अधिकारों के बीच में सामंजस्य आ जाएगा, हार्मनी आ जाएगी। ये डीके बसु में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी मैं आगे डीके बसु की चर्चा भी आपसे करूंगा, ठीक है। When can a police officer arrest without warrant order, मजिस्ट्रेट ऑर्डर और वारंट? सेक्शन नंबर 35 आप हमेशा याद रखना। एक पुलिस अधिकारी किन परिस्थितियों में बिना कोर्ट के वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के गिरफ्तार कर सकता है, आपको याद करना पड़ेगा। सीआरपीसी में सेक्शन 41 में हम उन सारी कंडीशंस को पढ़ते थे। बीएनएसएस में सेक्शन 41 बन गया सेक्शन नंबर 35। अब पुलिस ऑफिसर is authorized to arrest a person without a magistrate order or warrant in the following cases। to the point आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे, आपको कुछ केसेस बताने हैं, तो आप बता देंगे कि साहब ये केसेस हैं, अगर ये केस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो पुलिस वाला बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के गिरफ्तार कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस। हेडिंग देंगे, इफ अ पर्सन commits a cognizable offense in the officer's presence। छोटे में आपने लिखा, आपने पूरे बेयर प्रोविजन को नहीं लिखा, आपको पूरा बेयर प्रोविजन का कीवर्ड याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपने समझ लिया, आपने अपने शब्दों में आसान भाषा में लिखा, भैया कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां आता है? बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 2G, जो डेफिनेशन क्लॉज है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, सेक्शन 2G कॉग्निजेबल ऑफेंस को बताती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है? वो अपराध जिसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो पहली कंडीशन क्या है? अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध, वो संज्ञेय अपराध जो 2G में बतलाए गए हैं, यदि पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में करता है, पुलिस वाला अपनी बुलेट से जा रहा है, देखा ओ भाई साहब किडनैपिंग हो रही, मर्डर, रेप, थेफ्ट, भाई वो तो दिया है बीएनएसएस के शेड्यूल में, पुलिस वाला बाइक को से उतरेगा, बुलेट से उतरेगा और तुरंत गिरफ्तार कर लेगा, उसे किसी मजिस्ट्रेट ऑर्डर की जरूरत नहीं है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, केस नंबर 2, रीजनेबल सस्पिशन, तर्क संगत संदेह करने की स्थिति। इफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट द पर्सन हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। यदि पुलिस वाला जो गिरफ्तार कर रहा है, पुलिस का अधिकारी हु इज मेकिंग अरेस्ट, अगर उसके पास बेटा
विश्वसनीय सूचना है, यदि उसके पास रीजनेबल सस्पिशन का आधार है। रीजनेबल सस्पिशन का मतलब क्या होता है? आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, बीएनएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे। कोई एक व्यक्ति है, पुलिस वाले ने उसको देखा, इंसिडेंटली देखा, लगा भागने, पुलिस वाले ने कहा अरे भाई भाग क्यों रहा है? पुलिस वाला भी भागा, पकड़ लिया, पता चला उसके पास से जो पैसा मिला, उसके पास से जो हथियार मिला, वो किसी अपराध में यूज हुआ है। तो एक रीजनेबल सस्पिशन है ना भाई, भागा क्यों पुलिस को देखकर? तो ये क्लॉज कहता है कि अगर पुलिस अधिकारी के पास एक विश्वसनीय सूचना आ गई है ना, विश्वसनीय सूचना सब्जेक्टिव है, कहीं से भी आ सकती है, या पुलिस वाले के पास रीजनेबल सस्पिशन है, तब भी वो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता है पुलिस अधिकारी के द्वारा कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में। जो सूचना आ रही है क्रेडिबल, जो रीजनेबल सस्पिशन है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रिवेंटिव मेजर्स to prevent the person from committing further offenses, tampering with evidence और influencing witness। मैंने आपको शुरू में क्या बताया, ये अरेस्ट के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि भैया गिरफ्तार कर लो, नहीं तो ये सबूतों के साथ छेड़खानी करेगा, डराएगा, धमकाएगा, मार सकता है और अपराध कर सकता है। ठीक है, तो ये भी बेटा बहुत बड़ा एक ग्राउंड है कि पुलिस क्यों गिरफ्तार करती है। अच्छा, आप ध्यान से समझो, मैं बार बार कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। अरे अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब तो फिर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर पर्टिनेंट हो जाता है। इट इज अ मैंडेट अपॉन द पुलिस ऑफिसर टू सीक ऑथराइजेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट, कि नॉन कॉग्निजेबल में वो कुछ नहीं कर सकता, वो एनसीआर दर्ज करेगा, पर्चा फाड़ेगा। पर्चा फाड़ना कहते हैं, हम लोग लॉयर हैं, पर्चा फाड़ेगा, कहेगा जाओ भैया कोर्ट के पास जाओ और कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा गिरफ्तारी को लेकर। ठीक है, ये सारा विषय कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में है। चौथा विषय क्या है बेटा? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है, मैंने आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में पिछली बार भी पढ़ाया था, पिछले क्लास में पढ़ाया था। इफ द पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अब मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन 84 बीएनएसएस कहता है जो भी ऑफेंस 10 साल से ज्यादा पनिशेबल हैं, उस केस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। यदि कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, पुलिस वाला पूछेगा थोड़ी ना कोर्ट से, पता है उसको, अरे ये तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, गिरफ्तार करो इसे। 5वां पॉइंट, पोजीशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, जब आप इस तरीके की हेडिंग देते हैं, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपको भैया पता है बेसिक सब्सटेंस। इफ स्टोलन प्रॉपर्टी फाउंड एंड सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, अगर पुलिस वाले को मिल जाता है बेटा स्टोलन प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में, तो गिरफ्तार कर लेगा। पुलिस वाले को कोई प्रॉपर्टी मिली, पुलिस वाले को कोई ऐसा मोबाइल मिला जो अभी कल रात कोई जिसकी छिनैती हुई है, पुलिस वाले को वही रंग समझ में आ रहा है, वही मॉडल समझ में आ रहा है, कह रहा है ये तो स्टोलन प्रॉपर्टी है, पूछा गया वो जवाब दे नहीं पा रहा है, बिल वगैरह बता नहीं पा रहा है, लॉ कोड उसे पता नहीं है, पुलिस वाले ने कहा पकड़ो इसे, ले चलो थाने ले चलो। कहेगा अरे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, कहेगा मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, हमें बीएनएसएस एम्पावर्ड करती है कि अगर हमें सस्पेक्ट है कि जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 5वां ग्राउंड है जहां पुलिस को कोर्ट के वारंट की जरूरत नहीं है। 6th, ऑब्स्ट्रक्शन और एस्केप। इफ द पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर और एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। भाई पुलिस ऑफिसर की बहुत सारी ड्यूटी होती है, पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, कोई व्यक्ति ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कोई व्यक्ति रोक रहा है, कोई व्यक्ति डरा रहा है, कोई व्यक्ति धमका रहा है, तो वो बेटा मजिस्ट्रेट से वारंट क्यों लेगा? इन ड्यू डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर इफ समवन ऑब्स्ट्रक्टिंग, पुलिस वाला क्या कहेगा, चल बेटा थाने चल, तुझे गिरफ्तार करूंगा। और बिल्कुल उसी फंडामेंटल को आगे बढ़ाते हुए, यदि कोई व्यक्ति बेटा लॉफुल कस्टडी से भागा हुआ है, तो उसे वापस गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, to ensure accountability, the reason for such arrest must be recorded in writing। अब आप समझिए, मैंने आपसे स्टोलन प्रॉपर्टी में कहा कि उसे ऐसा लगता है, फिर मैंने आपसे कहा कि साहब रीजनेबल सस्पिशन है तब भी गिरफ्तारी हो सकती है, मैंने आपसे कहा उसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली, तो ये लिखना पड़ेगा, रीजन ऑर्डर देना पड़ेगा। मतलब उसने कहा मुझे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली लेकिन मैं बता नहीं सकता, मुझे क्यों शक हुआ मैं बता नहीं सकता। भाई शक होना डिस्क्रिशनरी है, क्यों हुआ कुछ तो आधार होगा। तो बीएनएसएस कहता है
सीआरपीसी भी कहता था इम्प्लिसिटली कि भैया आपकी अकाउंटेबिलिटी को स्टैब्लिश करते हुए आपको ये लिखित बताना पड़ेगा कि आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। चूंकि गिरफ्तारी से लाइफ एंड लिबर्टी डिग्निटी वायलेट होती है, इसलिए बेटा बताने की जरूरत है। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 36 प्रोसीजर फॉर अरेस्ट की बात करता है। अच्छा, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब एसीपी सर वाईटी पर आपको बीएनएसएस पढ़ा रहे हैं तो बेटा मेरी पूरी कोशिश है कम समय में फॉर वाईटी पर्पस आपको मैं बढ़िया कंटेंट दे सकूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। लेकिन यार ये जो बैच की पढ़ाई होती है ना, वो हमेशा बेस्ट टू बेस्ट होती है। वहां मेरे पास समय की कोई पाबंदी नहीं है, वहां मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं, मैं बहुत सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लेता हूं। पीडीएफ है, पीपीटी है, इमेज है, लॉ रिकमेंडेशंस हैं कमीशंस की। तो देखो इसका मुकाबला उधर से मत करना, ऑल दो आई एम पुटिंग माई बेस्ट, ठीक है। तो प्रोसीजर फॉर अरेस्ट सेक्शन नंबर 36। देखो यार, एक आदमी को इन लोगों ने पकड़ के रखा है, तो अब ये देखना है कि इन लोगों ने प्रोसीजर फॉलो किया कि नहीं। पुलिस ऑफिसर मस्ट फॉलो दी सेफगार्ड ड्यूरिंग अरेस्ट। बेटा यहां क्या लिखा है? मस्ट लिखा है। व्हाट डज इट मीन? ये डिस्क्रिशनरी नहीं है। अगर पुलिस वाला गिरफ्तार करता है तो उसे पक्के तौर पर उसके ऊपर मैंडेट है कि वो उन सारे सेफगार्ड्स को फॉलो करेगा जो अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है भैया, चलिए। सबसे पहले क्लियरली आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द विजिबल नेम बैचेस। डीके बसु में कहा गया, डीके बसु का जजमेंट आपको पता ही है, अभी डीके बसु का मैं जजमेंट लेकर भी आया हूं, जस्टिस एएस आनंद का। बहुत बार ऐसा होता है सादी वर्दी में गिरफ्तार कर लेते हैं पुलिस वाले, पता ही नहीं पुलिस वाले उठा के ले गए, अपराधी उठा के लेकर गए हैं। आज भी ऐसी वर्किंग होती है, जो पुलिस की स्पेशल यूनिट होती है, जैसे एटीएस है, एसटीएफ है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू सच यूनिट, दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क, लेकिन सादी वर्दी में गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसे खुद नहीं पता 1-2-4 घंटे तक कि हमको पुलिस वाले उठा के लिए गए हैं। बीएनएसएस कहता है जब भी गिरफ्तारी होगी क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए पुलिस का, ठीक है, बैज वगैरह के साथ। प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट अटेस्टेड बाय विटनेस और रिलेटिव। जब भी गिरफ्तारी होगी, डीके बसु में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेमो ऑफ अरेस्ट बनेगा, बीएनएसएस ने उसे इनकॉर्पोरेट किया। मेमो ऑफ अरेस्ट बनाओ और उसे बेटा अटेस्ट कराओ, जो विटनेस है, जो जहां पे गिरफ्तारी हो रही है उसके उस लोकेलिटी से जुड़े जो विटनेस हैं या जो उसके रिलेटिव हैं। Inform the arrested person of their right to have relative friend notified about the arrest। मतलब जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है उसके पास यह वैधानिक स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 22 में, कि वो अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने दोस्त को दे सके, वो अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने रिश्तेदारों को दे सके या किसी व्यक्ति को दे सके कि हमको गिरफ्तार कर लिया गया है, हमको गिरफ्तार कर लिया गया है, हमको कहां रखा गया, हमको कब गिरफ्तार किया गया। ये सारी बातें, ये सारी अपॉर्चुनिटी पुलिस को देनी पड़ेगी। किसे बेटा? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। टाइम, प्लेस, वेन्यू ऑफ कस्टडी। अगला जो सवाल मैंने आपसे कहा था, कैन अ मजिस्ट्रेट अरेस्ट अ पर्सन, ये भी बेटा लॉ फैकल्टीज के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि क्या कोई मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है? जवाब है हां। आप पूछेंगे पता कहां है, मैं कहूंगा द एग्जैक्ट सेक्शन व्हिच ऑथराइजेस द मजिस्ट्रेट टू मेक अरेस्ट इज सेक्शन नंबर 41। तो हम लोगों ने 35 पढ़ लिया, 36 पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन नंबर 41। चलो, यस, आपका सवाल होगा भाई, आपसे पूछा गया सवाल तो आप भी इंट्रोडक्शन में उसका आंसर दो। मैंने क्या लिखा आपके लिए? भाई मैं ऐसे क्यों लिख के ला रहा? क्योंकि आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, ठीक है। यस, अ मजिस्ट्रेट हैज द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन इन स्पेसिफिक सिचुएशन। आपने जवाब दे दिया और आपने कहा कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, ऑफेंस कमिटेड इन प्रेजेंस। If an offense is committed in the magistrate presence within their jurisdiction, हर मजिस्ट्रेट का अपना कार्य क्षेत्र होता है, हर मजिस्ट्रेट का अपना जुरिस्डिक्शन होता है। मजिस्ट्रेट अपने जुरिस्डिक्शन में यदि किसी व्यक्ति को अपनी प्रेजेंस में यह पाता है अरे यार ये तो अपराध कर रहा है ना, तो बेटा मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार कर सकता है। क्लियर कट लिखा है ना। इफ एन ऑफेंस, आपको ध्यान देना होगा,
इफ अ पर्सन कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस के लिए क्या लिखा है, उसकी उपस्थिति में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है तब वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन वहीं पर मजिस्ट्रेट के लिए लिखा है इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड, तो आप भी इफ एन ऑफेंस लिख दो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अथॉरिटी टू इशू वारंट। A magistrate authorized to issue an arrest warrant can also execute the arrest directly. वह मजिस्ट्रेट जो वारंट जारी कर सकता है वह गिरफ्तार भी कर सकता है। सवाल है मजिस्ट्रेट बेटा अरेस्ट वारंट कब जारी करेगा? मजिस्ट्रेट अरेस्ट वारंट जारी करता है रीजनेबल सस्पिशन पर। मजिस्ट्रेट अरेस्ट वारंट जारी करता है एविडेंस पर कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, और ज्यादातर केसेस में बेटा वो अपराध होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि मजिस्ट्रेट को ये रीजनेबल सस्पिशन हो गया, मजिस्ट्रेट को रीजनेबल सेटिस्फेक्शन पुलिस ने करा दिया, मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे एविडेंस प्रस्तुत किए गए कि साहब एक व्यक्ति है उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और वो भाग रहा है, अपनी गिरफ्तारी को टाल रहा है, भाग चुका है। तो ये कुछ बेसिक कंसीडरेशन होती हैं जब बेटा कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट वारंट जारी करता है पुलिस को, जाओ पकड़ के ले आओ। मैं आपको पढ़ाऊंगा वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर सकता है तो वह खुद डायरेक्टली भी गिरफ्तार कर सकता है। अगला विषय सेक्शन नंबर 40, व्हेन कैन अ प्राइवेट पर्सन अरेस्ट। क्या बेटा कोई प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है? क्या एपी सर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या आप जो मुझे इस समय देख रहे हैं आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? आप कहिए हां, आप गिरफ्तार कर सकते हैं। वेयर इट हैज बीन गिवन, इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 40 ऑफ द BNSS कि एक प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन अरेस्ट इन दीज सिचुएशंस। कब कब कर सकता है? इन नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपको याद करना होगा पहला दूसरा, दो क्लासिफिकेशन दिया है। एक प्राइवेट इंडिविजुअल दूसरे प्राइवेट व्यक्ति को कब गिरफ्तार करेगा? यदि उस व्यक्ति ने जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है नॉन बेलेबल अपराध किया है, संज्ञेय अपराध किया है उस व्यक्ति के प्रेजेंस में जो गिरफ्तार कर रहा है। तो यदि ए ने बी को बेटा मर्डर करते हुए देखा तो ए बी को गिरफ्तार कर सकता है ना। मतलब जो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जो भी कॉग्निजेबल है, मैंने कहा किडनैपिंग है, रेप है, थेफ्ट है, बहुत सारे अपराध हैं, ठीक है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इफ द इंडिविजुअल इज डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यदि किसी को सेक्शन 84 की कार्रवाई से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया है तो एक प्राइवेट पर्सन उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को गिरफ्तार कर सकता है। आप कहेंगे पता कैसे चलेगा? मुझे भी नहीं पता। मतलब पता चल जाता है कि अरे भैया ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मेरा पड़ोसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, तो अगर वो मिला तो मैं गिरफ्तार कर सकता हूं। आफ्टर मेकिंग द अरेस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल must hand over the arrested person to the nearest police officer or police station within 6 hours। ये बेटा BNSS में है 6 घंटे वाली बात कि भैया गिरफ्तार तो कर लिया, गिरफ्तार करके क्या अपनी जेल में रखोगे? नहीं, जिस पुलिस स्टेशन का वो आरोपी है उसे सुपुर्द कर दो, या जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर है उसको दे दो। 6 घंटे के अंदर दे दो। गिरफ्तारी कर सकता है प्राइवेट पर्सन, लेकिन बेटा उसके ऊपर एक स्टैट्यूटरी मैंडेट है विद इन 6 आवर। अगर नहीं करोगे, मैंने यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और मैं उसको लेकर बेटा घूम रहा हूं, ये 6 घंटे बीत गए, तो फिर मेरे ऊपर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मुकदमा दर्ज होगा जो आईपीसी में सेक्शन 339 में आता था और BNS में सेक्शन 127 में आता है। सेक्शन 127 इज अबाउट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जिसे आप इलीगल डिटेंशन बोलते हैं, ठीक है। 127 भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहा हूं, आईपीसी जो नई वाली आईपीसी है। तो 6 घंटे के अंदर नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन को प्राइवेट पर्सन को देना होगा। 2 मेजर केस लॉ हैं, एक का नाम है जोगिंदर कुमार, एक का नाम है DK बसु। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, आपको जरूर याद होना चाहिए, जरूर आप इसे रेफर करेंगे जब भी आप अरेस्ट को लिखेंगे। मैं पहले केस की चर्चा करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना BNSS अधूरा है, CRPC अधूरा है। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994 बेटा, ठीक है। और जस्टिस S मोहन। आपको लॉ फैकल्टी में जज का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल दो अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपका खुश होगा,
लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट है उसमें जज का नाम आपको मेरे हिसाब से जरूर पता होना चाहिए। जस्टिस एस मोहन का जजमेंट है, क्या कहते हैं? द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट अरेस्ट शुड नॉट बी मेड रूटीनली एंड मस्ट बी बेस्ड ऑन जस्टिफाइड रीजन। मैं आपको हिंदी में आसान में समझाता हूं। जस्टिस एस मोहन कहते हैं कि पुलिस वालों को गिरफ्तारी की ताकत दी गई, जवाब आया हां। जस्टिस एस मोहन कहते हैं यार आपको गिरफ्तारी की ताकत दी गई पुलिस वालों को। जस्टिस एस मोहन का ये सवाल था, हर मामले में गिरफ्तार करोगे? कहे भैया एग्जिस्टेंस ऑफ द पावर टू अरेस्ट इज वन थिंग एंड द लॉफुल जस्टिफिकेशन ऑफ दैट पावर इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। अरे भैया घर में छोटी सी माचिस है तो उससे अपन गैस जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, घर को नहीं ना जला देते। जस्टिस एस मोहन कह रहे हैं कि आपको अरेस्ट की पावर दी गई, इसका यह मतलब नहीं है कि आप हर मैटर में गिरफ्तार करेंगे, आपके पास एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जस्टिस एस मोहन 1994 में कहते हैं देखो भैया एक बार गिरफ्तारी होती है किसी की लाइफ लिबर्टी डिग्निटी बर्बाद हो जाती है। आपको पता है यार किसी को गिरफ्तारी हो जाए तो उसका सम्मान में वैसे भी कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया जाता है। तो जोगिंदर कुमार में यही कहा गया गिरफ्तार करो लेकिन आपके पास जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि पुलिस वाला राइटिंग में लिखता है अपने रीजंस को। दूसरा महत्वपूर्ण केस है जिसकी वजह से तो पूरा सीआरपीसी बदल गया 2009 में 2005 में, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जस्टिस कुलदीप सिंह, जस्टिस एएस आनंद। कुलदीप सिंह, जस्टिस एएस आनंद। लेट डाउन guidelines for arrest procedure including informing the arrested person of their right to prevent abuse of power। आप ये जितनी गाइडलाइंस देखते हैं कि पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए इंटेरोगेशन के दौरान, लॉयर्स होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनना चाहिए, हर 48 घंटे में मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, हर गिरफ्तारी की सूचना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए, अकरेंस रिपोर्ट में कोई भी पुलिस को बेईमानी नहीं करनी चाहिए, रिलेटिव फ्रेंड वगैरह को बताना चाहिए, ये सारी गाइडलाइन डीके बसु की है। सीआरपीसी में आई जो आपका 41A BCD था, 50A था, और फिर बेटा ओरिजिनली इसे बीएनएसएस में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। डीके बसु में ही कहा गया था कि यदि पुलिस नहीं मानेगी तो पुलिस के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन करो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करो, ऐसे पुलिस वालों को डंडेट करो। तो खैर इन दोनों ही केस लॉ को हम बैचेस में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन आपको इन दोनों केस लॉ को जरूर लिखना है, ठीक है? तो मैंने आपके लिए लिखा द BNSS, आप भी कंक्लूजन में लिखेंगे द BNSS 2023 establishes a structured approach to arrest, ensuring transparency and fairness while balancing the rights of individual and needs of law enforcement। तो BNSS चूंकि विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के साथ बना है तो गिरफ्तार व्यक्ति की भी बात कर रहा है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है उसके इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड कर रहा है, पुलिस की पावर को भी सेफगार्ड कर रहा है, ठीक है? These provisions safeguard citizens from arbitrary action while empowering authorities to uphold public safety। तो जो सैलस पॉपुला सुप्रीमा लेक्स है, ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण है, सैलस रिपब्लिका सुप्रीमा लेक्स है, वो भी महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच बेटा हार्मनी को बिठाना ही बीएनएसएस का ऑब्जेक्टिव है। इसी के साथ मैंने यूनिट 2 का जो लेक्चर नंबर 1 है अरेस्ट से जुड़ा हुआ उसे खत्म किया। अब मैं आगे बढ़ूंगा, सम्मन की बात करूंगा, अरेस्ट की बात करूंगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ विटनेस प्रॉपर्टी की बात करूंगा, प्रोक्लेमेशन की बात करूंगा कि वह कौन से मैकेनिज्म है, तरीके हैं जिससे कोर्ट ऑफ लॉ में इन्वेस्टिगेशन में किसी की प्रेजेंस को इंश्योर किया जाता है, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे टेलीग्राम पर मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी बीएनएसएस की इस कंधे पे है और उसे मैं बखूबी निभाऊंगा, बशर्ते आप तैयार रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।